जैसा कि हम सभी को प्लैनेट मार्स के बारे में काफी अच्छे से पता है और यहाँ इस मूवी में हम देख पाते हैं कि उस पर जिंदगी पॉसिबल हो चुकी है। हवा के साथ उस पर पानी भी है, यानी जिंदगी हर तरह से मुमकिन बन चुकी है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये प्लैनेट वक्त के साथ साथ मर रहा है। इस मार्स पर एक जोड़ांगा नाम का एक सिटी होता है। यहाँ के लोग यानी जोड़ांगा की मिलिट्री मार्स के लोगों को मारना चाहती है। वहीं पर हमें एक हीलियम नाम के शहर को भी दिखाया जाता है। काफी अरसे से हीलियम बहादुरी से जोड़ांगा का मुकाबला करता आ रहा है। फाइनली एक दिन दोनों शहर के मिलिट्री के बीच वॉर हो जाती है और तभी जोड़ांगा के पास 3 आदमी उड़ते हुए आते हैं, जिनमें लीडर का नाम सांग था। सांग जो कि बहुत सारे पावर्स का मालिक था और वो उसे वेपन के तौर पर एक पावर देते हैं। ये पावर बहुत ही तेज होती है, जिसके बाद सांग किंग को कहा जाता है कि तुम इस प्लेनेट पर राज करोगे अगर तुमने ऐसा किया जैसा हम तुम्हें कहेंगे। उनकी इस बात को सुनकर उसकी बातों पर एग्री भी हो जाता है। असल में सांग के पास ऐसी पावर्स थी कि वो किसी का भी रूप लेने में सक्षम था और वो किसी भी प्लेनेट पर आसानी से जा सकता था। यहाँ से सीधा हमें प्लेनेट अर्थ यानी हमारी पृथ्वी को दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन कार्टर था। जॉन कार्टर एक पोस्ट ऑफिस में जाता है और वो अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वहीं पर कोई अनजान शख्स जॉन कार्टर पर नजर रख रहा था। लेटर पोस्ट कर देने के बाद जॉन कार्टर वहाँ से चला जाता है। जब उसके नेफ्यू को वह लेटर उसके हाथ लगता है तब वो बिना देरी किए अपने अंकल से मिलने के लिए निकल जाता है। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि अचानक से उनके अंकल यानी जॉन कार्टर की डेथ हो चुकी है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेड बॉडी थी और वो एक रूम था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। यहाँ पर जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने उसकी डेड बॉडी को दफन नहीं किया है, क्योंकि जॉन कार्टर की लास्ट विश थी कि उसे दफनाया न जाए बल्कि सिर्फ खुले कॉफिन में बॉडी को रखकर छोड़ दिया जाए। जिसके बाद वो आदमी जॉन कार्टर के नेफ्यू को एक डायरी देता है जो कि जॉन कार्टर की ही थी। वो आदमी बताता है कि इस डायरी को सिर्फ मेरा भतीजा ही पढ़ेगा, इससे शायद तुम्हारे सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल जाए। उस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा हुआ था कि तुम उन सारी कहानियों पर बिलीव करते थे जो तुम्हें मैं बचपन में सुनाया करता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए तुम मेरी इस कहानी पर भी बिलीव करो जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और वो उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिखा गया था कि आज से लगभग 13 साल पहले मैं एक सोने से बना हुआ केव यानी गुफा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और उसे प्रिजनर बना लेते हैं। दरअसल वो सभी जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर दुश्मनों के लोग आ जाते हैं जो कर्नल के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर के साथ कर्नल वहाँ से भाग जाते हैं और वो जाकर एक केव में छुप जाते हैं और ये वही गुफा होती है जिसे जॉन कार्टर को तलाश थी, यानी सोने की केव। और वो पूरी की पूरी केव सोने से भरा हुआ था कि तभी कहीं से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो अचानक से जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे ही जान से मार डालता है। पता चलता है कि वो आदमी सांग का ही साथी था। जॉन कार्टर जब उस आदमी को मार डालता है तब वो अपने गले से एक डिवाइस निकालकर एक्टिवेट कर देता है जिसमें ब्लू कलर की लाइट जलने लग जाती है और वो बहुत ही धीरे से बारसूम बोलता है। मर जाने के बाद जॉन कार्टर उससे वो डिवाइस को ले लेता है और जॉन कार्टर भी कहता है कि बारसूम बस ऐसा कहते ही जॉन कार्टर भी गायब हो जाता है और एक काफी बड़े डेजर्ट में आ जाता है। यहाँ पर जॉन कार्टर को कुछ भी पता नहीं चल पाता कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आ गया और वो यहाँ पर आकर बड़े बड़े से जंप लगा पा रहा था। असल में वो इस समय मार्स प्लैनेट यानी बारसूम में होता है, क्योंकि उसने उस डिवाइस में बारसूम कह दिया था और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर दौड़ पा रहा था। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बारसूम यानी मार्स ग्रह पर चला आया है। उसे इतने बड़े जंप करते हुए उस प्लैनेट के कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। वो अजीब जैसे दिखने वाले लोग काफी लंबे लंबे थे जो इन्हें टार्कस कहा जाता है और दिखने में तो ये सभी इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। जॉन कार्टर कहता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है, तो वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं। यह नाम सुनकर उनका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता, क्योंकि उसे बड़े बड़े जंप लगाते हुए देख लिए थे। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में लेकर जाते हैं और जिस डिवाइस के जरिए जॉन कार्टर
कार्टर यहाँ पर आया था उनका लीडर उस डिवाइस को उठाकर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि आसमानों में जोड़ांगा और हीलियम की फाइट चल रही थी। हीलियम का किंग को यह बात काफी अच्छे से पता था कि जोड़ांगा के किंग के पास नेविलाइट है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसके आगे कोई नहीं जीत सकता। जोड़ांगा की किंग हीलियम की किंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और अगर ऐसा हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कबीले को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर हीलियम का किंग इस बात पर एग्री हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी जोड़ांगा के किंग के साथ करवा देगा। लेकिन प्रिंसेस उस शादी के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वो सबसे छुप कर भाग रही होती है। नीचे टार्कस का कबीला भी ये सब कुछ देखे जा रहा था और वो चाहता थे कि दोनों कबीले आपस में लड़कर मर जाए ताकि मार्स पर हम राज कर सके। भागते हुए प्रिंसेस प्लेन से गिरने ही वाली होती है कि तभी जॉन कार्टर दूरबीन से उसे देख लेता है और वो अपनी लंबे लंबे जंप लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। जोड़ांगा का किंग यह देखकर नेविलाइट से जॉन कार्टर पर अटैक जैसे ही करने वाला था कि तभी सांग उसे कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे यह आदमी चाहिए बिल्कुल सही सलामत। जोड़ांगा का किंग जॉन कार्टर को जैसे ही पकड़ने वाला था कि तभी अचानक नीचे से टार्कस उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जोड़ांगा के लोगों को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाता है। यह देखकर टार्कस काफी खुश हो जाते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं। टार्कस चाहते थे कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन वो इस बात से साफ साफ मना कर देता है। टार्कस कहने लगते हैं कि अगर तुम हमारे लिए ना लड़े तो हम इस लड़की यानी हीलियम की प्रिंसेस को मार डालेंगे। इसीलिए ना चाहते हुए जॉन कार्टर इस बात के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस जॉन कार्टर से यह पूछने लगती है कि तुम आखिर इतने बड़े बड़े जंप कैसे लगा सकते हो। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर मैं यह सब कैसे कर पा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने सोने की किल की तलाश में हूँ। यहीं पर जॉन कार्टर को प्रिंसेस से यह पता चल जाता है कि अब वो प्लेनेट अर्थ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो प्लेनेट मार्स पर आ चुका है। यह बात सुनकर जॉन कार्टर काफी हैरान रह जाता है, लेकिन प्रिंसेस उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि क्या वो सच में पृथ्वी से आया हुआ है। इसीलिए प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि इतनी दूर से प्लेनेट पर कैसे आ गए। तब जॉन कार्टर प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जिसके थ्रू वो यहाँ पर आया हुआ था और वो डिवाइस अब टार्कस के लीडर के पास होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन कार्टर प्रिंसेस के साथ एक टार्कस की लेडी तीनों मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें एक होली रिवर के बारे में पता चलता है और वो एक दीवार भी देखते हैं जिसके जरिए जॉन कार्टर अपने अर्थ पर जा सकता था। यहाँ से तीनों अपने मंजिल के लिए आगे की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में जॉन कार्टर को यह बात पता चल जाती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हीलियम की प्रिंसेस है जो भागकर यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि वो जोड़ांगा के किंग से शादी करना नहीं चाहती थी। यहाँ से ये सीधा अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आते ही उनके साथ अजीबोगरीब तरह से उस जगह पर अजीबोगरीब चेंजिंग होना शुरू हो जाती है। वो जॉन कार्टर से उस डिवाइस को अजीबोगरीब वाले जमीन पर लगा देते हैं जिससे वहाँ की जमीन बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये सभी देखते हैं कि ये तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए रास्ते हैं और कुछ वर्ड्स भी होते हैं और उन वर्ड्स को उसी डिवाइस के साथ ही बोलना होता है। जब ये लोग उस वर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सांग अपने कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाता है। सांग अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि उस लड़की यानी प्रिंसेस के साथ जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाए। प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ में जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाता है और वो जो टार्क्स वाली लेडी उनके साथ आई हुई थी वो वहीं कहीं छुप गई थी और इसी वजह से वो बच जाती है। महल में प्रिंसेस जॉन कार्टर को बुलवाती है। जॉन कार्टर यह बात जानकर हैरान रह जाता है कि प्रिंसेस अब जोड़ांगा के किंग से शादी कर रही है, इसीलिए वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब प्रिंसेस कहती है कि तुम हमारे लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहते और तुम अपनी दुनिया यानी प्लेनेट अर्थ पर वापस चले जाओगे, इसीलिए मैं जोड़ांगा के किंग से शादी कर लूं, यही मेरे लोगों के लिए सही साबित होगा। और वो जॉन कार्टर को डिवाइस निकालकर उसे दे देती है क्योंकि प्रिंसेस वो वर्ड्स जानती थी जिसके जरिए वो जमीन पर वापस जा सकता था। प्रिंसेस जॉन कार्टर के हाथ पर वो डिवाइस रखती है। वो उससे कहती है कि तुम भी मेरे साथ साथ ये वर्ड्स बोलो। जॉन कार्टर भी उसकी बात मानकर ठीक ऐसा ही करता है और वो भी वर्ड्स बोलने लगता है, लेकिन जॉन कार्टर आखिरी वाला वर्ड्स नहीं बोलता। बात यहाँ कुछ ऐसा फंसता है कि जॉन कार्टर वापस अर्थ पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे कि तभी अचानक से डोर ओपन होता है और वहाँ पर जोड़ांगा का किंग यानी प्रिंसेस का होने वाला हस्बैंड आ जाता है। वो जॉन कार्टर को वहाँ पर देख पाता उससे पहले ही वो जंप लगाकर ऊपर चला गया होता है। सब लोगों के जाने के बाद वो नीचे आता है कि तभी उसकी मुलाकात वहाँ के एक लेडी से हो जाती है और यह
लेडी कोई और नहीं बल्कि सांग ही था, जो औरत के रूप लेकर यहाँ पर आया हुआ था। सांग अपने नेविलाइट को यूज करके जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और यही नहीं, वो उस नेविलाइट को उसके अंदर भी डाल देता है। और अब जॉन कार्टर यहाँ अपने मन से ना तो कुछ कर सकता था और ना ही वहाँ से भाग सकता था। सांग जॉन कार्टर से कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पर आए हो तुम्हारी पावर्स बढ़ चुकी हैं। वो कहता है कि देखा जाए तो असल में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस राज को छुपाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। सांग एक लेडी के रूप में जॉन कार्टर को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ प्रिंसेस और किंग शादी करने जा रहे थे और आज रात इनकी शादी होने वाली थी और उनके शादी के सारी रस्मों को तैयार कर रखे थे। सांग कहता है कि प्रिंसेस बहुत ही इंटेलिजेंट है क्योंकि नेवलाइट की जगह उसकी रियलिटी भी ढूंढ ली है। उसे पता चलता है कि आज की रात जब दो चांद आपस में मिल जाएंगे, जो पर्सन नेवलाइट की रियलिटी जानता है, असल में दो चांद को आपस में मिल जाने पर उनकी शादी की रस्म को पूरा किया जाने वाला था। जॉन कार्टर उससे पूछता है कि आखिर यह सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे तो तुम जाकर प्रिंसेस को तो मार सकते हो ना। तब सांग कहता है ऐसी गेम तो हम पिछले काफी अरसे से खेलते आते जा रहे हैं, तब जबकि यह प्लेनेट आबाद भी नहीं हुआ था, और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम प्लेनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय ना कर दें। इसका साफ साफ मतलब यह था कि इस प्लेनेट यानी मार्स को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद अर्थ की बारी आने वाली है और ये उनका मिशन है, एक के बाद दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देना। और ये नेविलाइट हम उसी को देते हैं जो बेवकूफ होने के साथ साथ काफी अमीर भी हो, और जोड़ांगा का किंग बिल्कुल ऐसा ही है। सांग जॉन कार्टर से कहता है कि हम खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, लोगों से उनकी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं और इसी वजह से हमें ताकत भी मिलती है। सांग जॉन कार्टर को कहीं और ट्रांसफर कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जॉन कार्टर का वफादार डॉग आकर सांग के उसी हाथ पर काट लेता है जहाँ पर वो नेविलाइट वाली डिवाइस लगाई हुई थी, जिसकी मदद से उसने जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। डिवाइस हटते ही जॉन कार्टर उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वो उन्हीं के एक एयरक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो लोग जॉन कार्टर का पीछा करने लगते हैं। जॉन कार्टर की तीसरी साथी यानी टार्कस वाली फीमेल लेडी वो एक डेजर्ट में होती है और वो उस जहाज पर गोली चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहा था, जिसके बाद जॉन कार्टर का जहाज भी वहाँ पर क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर कहता है कि मुझे प्रिंसेस को बचाने के लिए पूरी आर्मी चाहिए, जिसके बाद वो टार्कस के पास जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे प्रिजनर बना लिया जाता है, क्योंकि टार्कस का जो पुराना किंग था उसे भी अब प्रिजनर बनाया गया हुआ था और उसका एक दूसरा साथी जो था वो उसे धोखा देकर वो खुद वहाँ का किंग बन गया था और वो जॉन कार्टर को डिसलाइक करता था और उसे जान से मारना चाहता था। लेकिन पुराने वाले टार्कस किंग को जॉन कार्टर के ऊपर विश्वास होता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट दिलवा सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन कार्टर के साथ टार्कस के पुराने वाले किंग दोनों को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर उससे लड़ता है और किसी तरह करके उसे जान से मार डालता है और वो उस टार्कस राजा को मार देता है जो पुराने राजा की जगह खुद किंग बना हुआ था। अब दोबारा से वो पुराने वाला किंग फिर से वहाँ का राजा बन जाता है। जॉन कार्टर प्रिंसेस को बचाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब आसमान में दोनों चांद के आपस में मिलने से दोनों की शादी की रस्म पूरी हो जाएगी और सांग प्रिंसेस को मार डालेगा, लेकिन शादी के रस्म को पूरा होने से पहले ही जॉन कार्टर टार्कस के आर्मी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है असल में एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि जोड़ांगा के लोगों ने हीलियम पर अपना कंट्रोल कर रखा है और तुम्हारी शादी होते ही वो हीलियम पर अटैक कर देंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर जोड़ांगा का किंग अपनी तलवार निकाल लेता है और तभी वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाता है। हीलियम का साथ देने के लिए टार्कस का आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है। अब दोनों कबीले के लोग एक होकर जोड़ांगा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। जॉन कार्टर जोड़ांगा के किंग को मार डालता है। तभी उसी समय सांग प्रिंसेस एक रूप में आकर प्रिंसेस पर ही तलवार रख देता है कि तभी उसी समय मौका देखकर प्रिंसेस उसकी नेविलाइट वाला डिवाइस निकाल लेते हैं जो कि सांग के कंट्रोल में थी और वो उसे निकालकर फेंक देती है, लेकिन बहुत ही चालाकी से सांग उस डिवाइस को फिर से ले लेता है। जॉन कार्टर के साथ टार्कस का राजा दोनों उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में जॉन कार्टर और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। उसी रात में हम देखते हैं कि सांग वहाँ पर किसी और रूप में आता है और वो
जॉन कार्टर के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर वो वर्ड्स बोलने लगता है जिससे वो प्लैनेट अर्थ पर चला जाएगा और वो जॉन कार्टर को वापस अर्थ पर भेज देता है। जब जॉन कार्टर की आंख खुला तो वो खुद को उसी केव में पाता है जिसे वो इतने अरसे से ढूंढ रहा था, लेकिन वो अब वापस मार्स पर ही जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ प्रिंसेस मार्स पर ही थी, मगर उसके पास अब वो डिवाइस नहीं थी जिससे वो वहां तक जा सके। फिर जॉन कार्टर यहाँ से 10 साल तक उसी डिवाइस को ढूंढता रहता है और फाइनली उसे वो डिवाइस मिल भी जाती है। अब क्योंकि हमें काफी अच्छे से पता है कि ये सारी की सारी कहानी जॉन कार्टर का नेफ्यू पढ़ रहा था। जॉन कार्टर उस किताब में लिखा होता है कि अब तुम जान चुके हुए होगे कि मैं आखिर क्यों कहा था कि मेरी बॉडी को नहीं दफनाना, क्योंकि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मैं मार्स पर भी डिस्ट्रॉय हो जाता, और जहाँ पर मेरी डेड बॉडी का कॉफिन है उस कॉफिन की चाबी तुम खुद हो, और अब मेरी डेड बॉडी की हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। जॉन कार्टर का भतीजा देखता है कि उस कॉफिन वाले रूम के डोर पर कुछ अल्फाबेट्स हैं और वो उन्हीं अल्फाबेट्स से अपना नाम लिखता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा ओपन नहीं होता। फिर वो अपना निक नेम वहाँ पर लिखता है जिस नाम से जॉन कार्टर उसे बुलाया करता था, और जैसे ही यह उसे पता चलता है तो वो लिख देता है। उसके लिखते ही वो डोर ओपन हो जाते हैं, लेकिन पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को कोई गोली मार देता है और वो मर जाता है। जॉन कार्टर का नेफ्यू देख पाता है कि यहाँ पर तो जॉन कार्टर अभी भी जिंदा है और उसी ने उस आदमी को गोली मारी थी। जॉन कार्टर उसके पास जाता है और वो उसके कोट से वही डिवाइस निकाल लेता है जिसके जरिए वो मार्स पर जा सकता था, और ये जो आदमी मरा था वो कोई और नहीं बल्कि सांग ही था जो रूप बदलकर यहाँ पर आया हुआ था। अब क्योंकि सांग किसी भी प्लैनेट पर जा सकता था, इसीलिए वो जॉन कार्टर का पीछा करते करते यहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर जॉन कार्टर अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और वो अपने नेफ्यू से कहता है कि कोई ऐसी किताब लिखो, किसी से प्यार करो और अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। जॉन कार्टर उस डिवाइस को लेकर एक जगह पर लेट जाता है और वो फिर से मार्स पर चला जाता है, और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।